हेलो सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मिशन गवर्नमेंट टीचर एसपी में स्वागत है। ये क्लास सभी के लिए है जिनके राजनीतिक विज्ञान की अवधारणाएं लगती है, चाहे आपकी परंपरागत अवधारणाएं लग रही है या आधुनिक अवधारणाएं। इस वीडियो में आपको वह महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी बताई जाएगी या महत्वपूर्ण टॉपिक बताए जाएंगे, यहाँ से प्रश्न बनने के चांस बनते हैं। तो इसको ज़रूर देखना, पूरा देखना, एक एक पॉइंट आपको समझा के याद करवा के ही क्लास पूरी हो जाएगी। ठीक है। लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब करने में कंजूसी बिल्कुल भी मत करना, आप सब करते रहना। राजनीति शब्द अंग्रेजी के पॉलिटिक्स का हिंदी रूपांतरण है, जिसकी उत्पत्ति यूनानी भाषा ग्रीक के पोलिस शब्द से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ है नगर या राज्य। क्या याद करना है आपको? नगर या राज्य। प्राचीन यूनान में नगर राज्यों के नागरिक जीवन का अध्ययन करने वाले विषय को पॉलिटिक्स राजनीति कहा जाता था। प्राचीन यूनान में क्या होता? जो नगर और नागरिक के जीवन का जो अध्ययन करने वाले विषय होते, उनको या तो पॉलिटिक्स या राजनीति कहते थे। मानवीय जीवन के विभिन्न आयामों की संख्या विभिन्न सामाजिक विज्ञानों के द्वारा की जाती है। फिर बात करते हैं कि हम इन सामाजिक विज्ञानों में राजनीति विज्ञान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, जिसे प्राचीन यूनानी दार्शनिक या राजनीतिक वैज्ञानिक अरस्तु ने इसे मास्टर साइंस यानी सर्वोच्च विज्ञान कहा है। प्रश्न बनने का चांस है कि किस यूनानी विद्वान ने सामाजिक विज्ञान को क्या कहा है? प्राचीन यूनानी या सर्वोच्च विज्ञान कहा है। तो अरस्तु ने कहा है। राजनीति एक मानवीय प्रक्रिया है, ये संघर्ष का परिणाम है। राजनीति सहमति की प्रक्रिया है, ये परिवर्तनशील और गत्यात्मक प्रक्रिया है। राजनीति क्या है? एक तो सहमति की प्रक्रिया है और ये परिवर्तनशील और गत्यात्मक प्रक्रिया भी राजनीति विज्ञान है। राजनीति उपलब्ध संसाधनों पर आधिपत्य स्थापित करने की प्रक्रिया है और शक्ति के संदर्भ में एक अध्ययन है। क्या है? शक्ति के संदर्भ में एक अध्ययन है। फिर बोलते हैं डेविड ईस्टन। डेविड ईस्टन का कुछ कथन है कि राजनीति का समझ समाज में मूल्यों के आधिकारिक आवंटन से यानी बंटवारे से है। बर्नार्ड शॉ ने इसे सभ्यता को सुरक्षित रखने का विज्ञान कहा। क्या कहा बर्नार्ड शॉ ने? सभ्यता को सुरक्षित रखने का वाला विज्ञान कहा। महात्मा गांधी कहते हैं कि राजनीति ने हमें सांप की कुंडली की तरह जकड़ रखा है। प्रश्न क्या है? महात्मा गांधी ने कहा है कि राजनीति ने हमें सांप की कुंडली की तरह जकड़ रखा है, जिससे जुड़ने के सिवाय अन्य कोई रास्ता नहीं है। फिर टोकविले ने कहते हैं कि नवीन विश्व के लिए नवीन राजनीति शास्त्र की आवश्यकता होती है। नवीन विश्व के लिए नवीन राजनीति शास्त्र की आवश्यकता है। और राजनीति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अपने अरस्तु ने किया। किसने किया? अरस्तु ने किया। याद कर लेना ये पॉइंट भी। फिर बात करते हैं नेक्स्ट, राजनीति सिद्धांत राजनीति का निष्पक्ष या विषय परक वर्णन है। राजनीति सिद्धांत के तीन प्रमुख कार्य हैं। कितने कार्य हैं? तीन प्रमुख कार्य। पहला वर्णन, दूसरा समालोचना, तीसरा पुनर्निर्माण। कितने हैं? राजनीति सिद्धांत के तीन कार्य: वर्णन, समालोचना, पुनर्निर्माण। इसमें वर्णन का कृत्य राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में आता है। जो वर्णन का कृत्य काम है वो किसके क्षेत्र में आता है? राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में आता है। समालोचना और पुनर्निर्माण के कृत्य राजनीति दर्शन के क्षेत्र में आते हैं। इस प्रकार राजनीति सिद्धांत के दो अंग होते हैं मुख्य। राजनीति विज्ञान के प्रमुख दो अंग है दोस्तों। कितने? एक तो राजनीति विज्ञान और दूसरा राजनीति दर्शन। क्या याद रखना आपको? एक तो राजनीति विज्ञान और एक होता है राजनीतिक दर्शन। फिर बात करते हैं राजनीति सिद्धांत की उपयोगिता। आगे बात करूंगा आपसे राजनीति सिद्धांत की उपयोगिता। महत्वपूर्ण आपके लिए फैक्ट लिए ताकि यहाँ से आपके बीए के एग्जाम में प्रश्न आएंगे, इसलिए आप सभी याद रखें इसको। राजनीति सिद्धांत वास्तविकता को समझने में सहायता करते हैं। उनके लक्ष्यों द्वारा उनके तथ्यों और घटनाओं को आसानी से समझा जा सकता है। राजनीतिक सिद्धांत वैज्ञानिक व्याख्याएं प्रस्तुत करने में सहायक होता है और राजनीतिक सिद्धांत ज्ञान तथा राजनीतिक चेतना की वृद्धि का महत्वपूर्ण साधन है। राजनीतिक वृद्धि का महत्वपूर्ण साधन है। प्लेटो ने कहा है कि ज्ञान ही सद्गुण है। प्लेटो ने क्या कहा? कि ज्ञान ही सद्गुण है। प्लेटो कहते हैं कि ज्ञान ही क्या है? सद्गुण है। फिर आता है नेक्स्ट कि राजनीतिक सिद्धांत का उद्देश्य विभिन्न राजनीतिक प्रणालियों का औचित्य प्रमाणित करना है। क्या है? औचित्य प्रमाणित करना है। राजनीतिक आंदोलनों के पीछे सदैव एक विचारधारा का हाथ रहा है। अब तक जितने भी राष्ट्रीय आंदोलन हुए, समाज में क्रांतियां लाई गई, उन सब के पीछे राजनीतिक सिद्धांतों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। याद आपको यही रखना है कि जितने भी अपने महत्वपूर्ण क्रांतियां हुई, समाज में राष्ट्रीय आंदोलन हुए, सबके पीछे किसका हाथ रहा? महत्वपूर्ण राजनीतिक सिद्धांतों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। फिर बात करते हैं कि बदलती हुई राजनीतिक
परिस्थितियों के मुताबिक नवीन राजनीतिक सिद्धांत नवीन मानवीय मूल्यों में सहायक होता है। क्या होता है? बदलती हुई राजनीतिक के साथ नवीन राजनीतिक सिद्धांत और नवीन मानवीय मूल्यों में सहायक होता है। क्या होता है? सहायक होता है। ये देख लो, राजनीतिक सिद्धांत शासन प्रणालियों के लिए वैधता प्रदान करते हैं। क्या करते हैं? वैधता प्रदान करते हैं। फिर बात करते हैं अपने राजनीतिक विज्ञान राज्य के अर्थ के रूप में। अगला पॉइंट आता है अपने कि राजनीतिक विज्ञान राज्य के अर्थ के रूप में इसका क्या अर्थ है, क्या पक्ष होता है। तो इस दृष्टिकोण के विचारकों का मत है कि राज्य ही राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन का केंद्र बिंदु है। राज्य ही क्या है? राजनीतिक विज्ञान का केंद्र बिंदु है। अरस्तु के अनुसार मानव स्वभाव से राजनीतिक प्राणी है। अरस्तु कहते हैं कि मानव स्वभाव से ही क्या है? राजनीतिक प्राणी है। फिर आता है अरस्तु। अरस्तु कहते हैं कि वह व्यक्ति जो संयोगवश ही नहीं अपितु स्वभाव से ही समाज अथवा राज्य के बिना रहता है, वह या तो देवता है या पशु है। वह क्या है? या तो देवता है और या पशु। अरस्तु यही कहते हैं। क्या कहते हैं अरस्तु? दोबारा देखिए, वह व्यक्ति जो संयोगवश ही नहीं अपितु अपने स्वभाव से ही समाज अथवा राज्य के बिना रहता है, या तो वह देवता है और या क्या है? वो पशु है। क्या है? पशु है। गार्नर क्या कहते हैं? तो गार्नर यही कहते हैं, गार्नर का कथन आता है कि राजनीतिक विज्ञान का प्रारंभ व अंत राज्य से ही होता है। राजनीतिक विज्ञान का प्रारंभ और अंत किससे होता है? राज्य से। जबकि गेटेल कहते हैं कि राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत राज्य के अतीत, वर्तमान, भविष्य और राजनीतिक संगठन और सिद्धांत का अध्ययन किया जाता है। किसका किया जाता है? सिद्धांत का अध्ययन किया जाता है। लॉर्ड एक्टन कहते हैं राजनीतिक विज्ञान राज्य तथा उसके विकास के लिए अनिवार्य दशाओं से संबंधित है। किससे? अनिवार्य दशाओं से संबंधित है। फिर अगला बिंदु आता है अपने राजनीतिक विज्ञान में मानव का अध्ययन। राजनीतिक विज्ञान में मानव का अध्ययन। इस दृष्टिकोण के अनुसार राजनीतिक विज्ञान मानव जीवन के राजनीतिक पक्ष का अध्ययन करता है। किसका करता है? राजनीतिक पक्ष का अध्ययन करता है। राज्य व सरकार मानव जीवन के राजनीतिक पक्षों को निर्धारित, नियंत्रित और संचालित करते हैं। वहीं मनुष्य भी राज्य और सरकार को प्रभावित करता है। गेटल कहते हैं कि राजनीतिक विज्ञान में मानव जीवन का राजनीतिक पक्ष के रूप में अध्ययन किया जाता है। गेटल क्या कहते हैं महोदय? कि राजनीतिक विज्ञान में मानव जीवन का राजनीतिक इकाई के रूप में अध्ययन किया जाता है। लोस्की कहते हैं कि राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन का अध्ययन संगठित राज्यों से संबंधित मनुष्यों के जीवन से है। किससे है? मनुष्यों के जीवन से है। फिर आती है प्रकृति। इसकी प्रकृति क्या है? तो संस्थागत, कानूनी और औपचारिक अध्ययन। संस्थागत, कानूनी और औपचारिक अध्ययन। इतिहासवादी दार्शनिक पर अत्यधिक आग्रह से इसे उपदेशात्मक, नीतिपरक, मूल्यवर्ध और विचार धारा प्रेरित बना दिया। क्या बना दिया? विचारधारा प्रेरित बना दिया। और वैज्ञानिकता के अभाव में इसकी अवधारणाएं आत्मनिष्ठ और मूल्य सापेक्ष थी। कितनी थी? आत्मनिष्ठ और मूल्य सापेक्ष थी। फिर आता है इसका क्षेत्र। राज्य, उसके तत्व, सरकार, उसके अंग और कार्य। फिर बात करेंगे अपने परंपरागत दृष्टिकोण की प्रमुख विशेषताएं। अगला पॉइंट है अपने कि परंपरागत दृष्टिकोण की प्रमुख विशेषताएं। पहली है संस्थागत होने के कारण यह राजनीति के प्रति स्थायित्वता दृष्टिकोण रखता है। जबकि दूसरी इसकी विशेषता है कानूनी पद्धति के व्यवहार में अब इसमें औपचारिक अध्ययन को प्रमुख बना दिया। किसको बना दिया? औपचारिक प्रमुख बना दिया। तीसरा पॉइंट आता है कि राजनीति को ऐतिहासिक संदर्भ में देखने के कारण ये इतिहासवादी हो गया। क्या हो गया? इतिहासवादी हो गया। राजनीति को ऐतिहासिक संदर्भ में देखने के कारण ये इतिहासवादी हो गया है। फिर है दार्शनिकता पर अत्यधिक बल से इसे उपदेशात्मक, नीतिपरक, मूल्यबद्ध, संदर्भवादी एवं विचारधारा प्रेरित बना दिया गया है। ये यूरोप केंद्रित है। ये राजनीतिक विज्ञान का अन्य समाज विज्ञानों से संकीर्ण पृथक्करण करता है और ये मानकीय सिद्धांतों के निर्माण को राजनीतिक विज्ञान का लक्ष्य निरूपित करता है। काल्पनिक और द्वितीय आंकड़ों का प्रयोग करता है। ये इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर बात करते हैं अपने आधुनिक दृष्टिकोण। राजनीतिक विज्ञान का आधुनिक दृष्टिकोण क्या कहता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद राजनीति शास्त्र में व्यवहारवाद के तत्वाधान में आधुनिक दृष्टिकोण का प्रारंभ हुआ। किसका हुआ? आधुनिक दृष्टिकोण का आरंभ हुआ। अब पद्धति वैज्ञानिक शुद्धता के साथ राजनीति के अनुभव मूलक, व्यवहार परक एवं मूल्य भुक्त के सिद्धांत के निर्माण के लिए शक्ति की धुरी पर इस विषय का नव निर्माण हुआ। इसके अर्थ की बात करते हैं आधुनिक दृष्टिकोण की दोस्तों। तो अर्थ है कि अब राजनीति को शक्ति के लिए संघर्ष के रूप में परिभाषित किया गया। अब राजनीति को शक्ति के लिए संघर्ष के रूप में परिभाषित किया गया। और लासवेल के शब्दों में राजनीति का अर्थ है हु गेट्स व्हाट व्हेन हाउ। हु कौन, गेट्स प्राप्त करो, व्हाट यानी क्या, व्हेन कब, हाउ कैसे। इसका शब्द है ये किसका? लासवेल।
ये प्रश्न आपको पूछ सकते हैं परीक्षा में, इसलिए आप थोड़ा इसको देख लेना। ये शब्द किसके हैं? लासवेल की पुस्तक है साइकोपैथोलॉजी एंड पॉलिटिक्स। साइकोपैथोलॉजी एंड पॉलिटिक्स। फिर बात करेंगे अपने, ये सारे महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण फैक्ट है आपके लिए लेकर आया हूँ, सारी कोई किताब नहीं उठा कर लाया हूँ। आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान की परिभाषाएं। पहली परिभाषा है कि राजनीति विज्ञान मानवीय क्रियाकलापों का अध्ययन है। राजनीति विज्ञान मानवीय क्रियाकलापों का अध्ययन है। राजनीति विज्ञान के आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान मानव के राजनीतिक व्यवहार एवं क्रियाओं के अध्ययन का विज्ञान है। किसका अध्ययन है? क्रियाओं के अध्ययन का विज्ञान है। कैटलिन के अनुसार, कैटलिन क्या कहते हैं कि राजनीति विज्ञान संगठित मानव समाज से संबंधित है। राजनीति विज्ञान संगठित मानव समाज से संबंधित है। फिर दूसरी आती है इसमें राजनीति विज्ञान शक्ति का विज्ञान है। क्या है? राजनीति विज्ञान शक्ति का विज्ञान। कैसे? तो राजनीतिक व्यवहार एवं गतिविधियों की जड़ में मुख्य रूप से शक्ति का तत्व ही क्रियाशील रहता है। क्या रहता है? शक्ति का क्रियाशील रहता है। और चार्ल्स मेरियम, हेराल्ड लोसवेल, कैटलिन, मैक्स वेबर, मार्गेनथाउ आदि मानते हैं कि शक्ति एक ऐसी बुनियादी अवधारणा है। ये क्या मानते हैं कि शक्ति एक ऐसी बुनियादी अवधारणा है जो राजनीति विज्ञान के समस्त घटकों को एक सूची में पिरो देती है। एक सूची में, सूत्र में पिरो देती है या सूची में पिरो देती है। फिर आती है अगली परिभाषा, राजनीति विज्ञान की प्रकृति। ये भी प्रश्न आपकी परीक्षा में पूरा आएगा, पूरा 100 में से 100% कि राजनीति प्रकृति क्या प्रकृति है। तो राजनीति विज्ञान की परिभाषा और क्षेत्र की तरह ही इसकी प्रकृति के संदर्भ में विद्वान एक मत नहीं है। विद्वान क्या नहीं है? एक मत नहीं है। उन्होंने एक जैसा कुछ नहीं बताया। यदि इसकी परंपरागत परिभाषाओं को आधार माना जाए तो वह विज्ञान के निकट नहीं कहा जा सकता। विज्ञान के निकट नहीं है। किसको आधार माने? परंपरागत परिभाषाओं को। परंतु यदि वर्तमान परिभाषाओं के परिप्रेक्ष्य में विश्लेषण किया जाए तो निश्चित ही राजनीति विज्ञान को विज्ञान का दर्जा दिया जा सकता है। अगर हम वर्तमान की परिभाषाओं की बात करते हैं तब तो ये विज्ञान के रूप में राजनीति विज्ञान, जबकि परंपरागत बात करते हैं तो इसको क्या नहीं कह सकते? विज्ञान के निकट नहीं कहा जा सकता। कैटलिन कहते हैं कि राजनीति को कला, दर्शन और विज्ञान तीनों मानता है। कैटलिन राजनीति को कला ही मानता है, दर्शन भी मानता है और विज्ञान भी मानता है। तीनों रूप इसको देता है। जे जेलिनिक का कथन है कि किसी भी विज्ञान को अच्छी शब्दावली की इतनी आवश्यकता नहीं है जितनी राजनीति विज्ञान को मानी गई है। फिर आता है राजनीति विज्ञान का सर्वप्रथम प्रयोग। ये प्रश्न याद करके जाना। राजनीति विज्ञान का सर्वप्रथम प्रयोग गॉडविन एवं वुलस्टोनक्रॉफ्ट, गॉडविन एवं मरे वुलस्टोनक्रॉफ्ट ने किया। 1948 में यूनेस्को की कॉन्फ्रेंस में भी राजनीति विज्ञान शब्द को प्राथमिकता दी गई। किसको दी गई? राजनीति विज्ञान शब्द को प्राथमिकता दी गई। यूनेस्को ने इस विषय के 4 अध्ययन क्षेत्र माने। यूनेस्को ने इस क्षेत्र विषय के 4 अध्ययन क्षेत्र माने। पहला राजनीतिक सिद्धांत, दूसरा राजनीतिक अवसंस्थाएं, तीसरा दल समूह, जनमत या अंतर्राष्ट्रीय संबंध। या अंतर्राष्ट्रीय संबंध, चारों संबंध में से एक मानना है। फिर बात करते हैं परंपरागत व आधुनिक दृष्टिकोण में अंतर। परंपरागत व आधुनिक दृष्टिकोण में अंतर। तो परिभाषा के संबंध में अंतर। परंपरागत विचारक राजनीति को राज्य का अधीन मानते हैं। क्या मानते हैं? राजनीति को राज्य का अधीन मानते हैं। इसके विपरीत आधुनिक विचारकों का मत है कि राज्य नहीं वरन मनुष्य का राजनीति व्यवहार राजनीति विज्ञान की विषय वस्तु है। क्या है? राजनीति विज्ञान की विषय वस्तु है। वे राजनीति विज्ञान को शक्ति और सत्ता का विज्ञान मानते हैं। राजनीति को क्या मानते हैं? शक्ति और सत्ता का विज्ञान मानते हैं। दूसरा आता है विशेष क्षेत्र संबंधित। तो परंपरागत राजनीति शास्त्र में राज्य के भूत, वर्तमान और भविष्य का अध्ययन किया जाता है। विशेष क्षेत्र में एक तो अपने राज्य के भूतकाल का, वर्तमान काल का और भविष्य काल का अध्ययन अपने को किया जाता है, जिसमें शासन के अंग हो गए, शासन के रूप कार्यों का भी अध्ययन किया जाता है। परंपरागत विचारक इन सब का संस्थागत अध्ययन करते हैं। दूसरी ओर आधुनिक विचारक संस्थाओं का नहीं अपितु क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। किसका करते हैं? क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। फिर बात करते हैं अपने प्रकृति के संबंध में अंतर। परंपरागत राजनीतिक विचारक राजनीति शास्त्र को केवल विशिष्टतावश ही विज्ञान मानते हैं। इसके विपरीत आधुनिक राजनीति वैज्ञानिक राजनीति विज्ञान को एक पूर्ण वैज्ञानिक बनाने के पक्ष में है। मेरियम ने भी इसी संदर्भ में तकनीक पर बल दिया है। फिर अध्ययन विषयों के संबंध में फिर बात करेंगे अपने राजनीतिक राज्य की अवधारणा। अगला टॉपिक आता है राज्य की अवधारणा। एक पॉइंट इसमें क्लियर होगा और टाइम भी बिल्कुल मात्र कम समय में। राज्य की अवधारणा। राज्य शब्द का अंग्रेजी रूपांतरण स्टेट
लैटिन भाषा के शब्द स्टेटस से बना है। किससे बना है? स्टेटस से बना, जिसका अर्थ होता है स्टेट, स्टेट से बना है राज्य। यूनानी विचारकों ने राज्य के लिए पोलिस शब्द का प्रयोग, जबकि रोमन विचारकों ने रिपब्लिका शब्द का प्रयोग किया। यूनानी विचारकों ने क्या किया? पोलिस शब्द का, जबकि रोमन विचारकों ने अपने इसका रिपब्लिका शब्द का प्रयोग किया था। किसका किया था? रिपब्लिका। रिपब्लिक में प्लेटो ने राज्य को कलिपोलिस तथा लॉज में राज्य को मैग्रेसिया कहा। क्या कहा? मैग्रेसिया कहा। आधुनिक अधर्म अर्थ में राज्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम मैकियावेली ने किया। आधुनिक अर्थ में राज्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? मैकियावेली ने। यह आपको लिख कर आना है, प्रश्न आएगा, देख लेना। मैकियावेली ने किया। इसी प्रकार मैकियावेली ने आधुनिक राज्य की नींव रखी और मैकियावेली ने राज्य के लिए स्टेट शब्द का प्रयोग किया। मैकियावेली ने क्या किया? स्टेट शब्द का प्रयोग किया था। फिर बोंदा तो रिपब्लिका। बोंदा का किस क्या है? रिपब्लिका। अगला पॉइंट आता है कि राज्य तथा समाज में अंतर। राज्य एक राजनीतिक व्यवस्था, समाज एक सामाजिक व्यवस्था है। राज्य के पास संप्रभुता रहती है, जबकि समाज के पास नहीं रहती। राज्य के पास संप्रभुता है, जबकि राज्य के पास, समाज के पास क्या नहीं है? संप्रभुता नहीं है। समाज राज्य से पहले बना है। समाज तो क्या बना है? राज्य से पहले, जबकि राज्य का विकास बाद में हुआ है। राज्य का विकास बाद में हुआ है। फिर आता है राज्य मनुष्य के राजनीतिक पहलू से संबंधित है, जबकि समाज क्या है? नैतिक पहलू से। समाज तो किस संबंधित है? नैतिक पहलू से, जबकि राज्य मनुष्य के राजनीतिक पहलू से संबंधित माना गया है। आता है राज्य का स्वरूप। राज्य के स्वरूप में बात करते हैं तो राज्य की भारतीय दृष्टिकोण, मनुस्मृति, शुक्र नीति, महाभारत का शांति पर्व, कौटिल्यकृत अर्थशास्त्र में राज्य की उत्पत्ति, स्वरूप तथा राज्य का कार्य क्षेत्र आदि का विस्तार में उल्लेख किया गया। किसमें किया गया है? कार्य क्षेत्र में। राज्य की उत्पत्ति की बात करते हैं अपने, तो मनुस्मृति, शुक्र नीति और पार्श शांति पर्व के अनुसार। किस किस के अनुसार? एक तो अपने मनुस्मृति, एक शुक्र नीति, एक शांति पर्व के अनुसार राज्य की पूर्व अवस्था में अराजकता के कारण समाज में अन्याय, उत्पीड़न, भय तथा असुरक्षा के वातावरण से मुक्ति दिलाने के लिए स्वयं ईश्वर ने राजा की सृष्टि की है। राजा की रचना की है, सृष्टि की है। फिर आता है कौटिल्य ने राज्य की उत्पत्ति के समझौता सिद्धांत का प्रतिपादन किया। कौटिल्य ने क्या किया? राज्य की उत्पत्ति के समझौता सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। आता है अगला राज्य का स्वरूप। तो राज्य का स्वरूप, प्राचीन भारतीय विचारकों ने राज्य के सात्विक स्वरूप का वर्णन किया गया। किसका किया है? सात्विक स्वरूपों का वर्णन किया है। फिर आता है स्वामी। तो मनु ने राजा को स्वामी की संज्ञा दी है। मनु ने राजा को स्वामी की संज्ञा दी है। और शुक्र नीति तथा शांति पर्व में स्वामी के स्थान पर राजा शब्द का प्रयोग हुआ है। क्या हुआ है? स्वामी के स्थान पर राजा शब्द का प्रयोग हुआ है। मंत्री, तो कौटिल्य ने मंत्री के लिए अमात्य शब्द का प्रयोग किया है। मंत्री जो होता है उसके कौटिल्य ने क्या किया है? अमात्य शब्द का प्रयोग किया। किसका किया? अमात्य शब्द का प्रयोग किया था। पूर्व, जिसका अर्थ राज्य की राजधानी से है। जनपद, निश्चित भौगोलिक सीमाओं के अधीन होने वाली भूमि अथवा उस पर निवास करने वाली जनता को राष्ट्र की संज्ञा दी गई। कोष आता है, दंड आता है और मित्र आता है। ये तीनों चारों याद कर लेना। फिर आता है अगला राज्य का मार्क्सवादी दृष्टिकोण। अगला पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रश्न आएगा पूरा, याद करके जाना। ये राज्य का मार्क्सवादी दृष्टिकोण क्या पॉइंट है? ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। राज्य का मार्क्सवादी अवधारणा। सभी जुड़े रहिए, साथ साथ देखते रहिए और लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। सभी अगर लाइव करोगे ना, तभी है ना ये वीडियो सभी तक पहुंचेगा। तो मार्क्सवादी दृष्टिकोण, CEM जॉर्ज मार्क्स प्रथम समाजवादी लेखक है जिसके कार्य को वैज्ञानिकता कहा जाता है। क्या कहते हैं? वैज्ञानिक कहते हैं। कार्ल मार्क्स एवं फ्रेडरिक्स एंगल्स तथा उसके अनुयायियों लेनिन, रोजा लग्जमबर्ग, माओ त्से तुंग, एंटोनियो ग्राम्सी आदि के संपूर्ण चिंतन को मार्क्सवाद कहा जाता है। क्या कहते हैं? मार्क्सवाद। मार्क्स एक समाजवादी विचारक है। मार्क्स क्या है? एक समाजवादी विचारक हैं। समाजवादी समाज की स्थापना हेतु क्रांति की अनिवार्यता पर बल दिया गया। किस पर दिया गया? क्रांति की अनिवार्यता पर। और मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवाद भी कहा जाता है। मार्क्स को क्या कहते हैं? वैज्ञानिक समाजवाद। फिर आता है राज्य का कार्य।
आधुनिक राज्यों के कार्यों को मुख्यतः निम्न दो भागों में बांटा है। पहला तो अनिवार्य कार्य, जिसको करना प्रत्येक राज्य सरकार के लिए अपरिहार्य है। क्या है? जिसको करने के लिए राज्य की सरकार के लिए अपरिहार्य है। न करने पर राज्य का अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है। न करने पर क्या होता है? राज्य का जो अस्तित्व होता है खतरे में पड़ सकता है। बाह्य आक्रमणों से देश की रक्षा करना जरूरी होता है और आंतरिक शांति और व्यवस्था की स्थापना, राज्य द्वारा अपराध तथा दंड संबंधी नियमों का निर्माण, न्याय का समुचित प्रबंधन व व्यवस्था करना, ये अनिवार्य कार्य होते हैं। राजस्व एकत्रित करना भी इसी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट बात करते हैं अपने राज्य की उत्पत्ति सिद्धांत। ये प्रश्न भी आप पढ़ के जाना, अच्छे से तैयार करके जाना, क्योंकि परीक्षा में आएगा और आपको पता नहीं चलेगा, इसलिए बता रहा हूँ। राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत, सबसे पहला था देवीय उत्पत्ति सिद्धांत। सबसे प्राचीन और काल्पनिक सिद्धांत है तथा इस मान्यता पर आधारित है कि राज्य ईश्वर की रचना है। राज्य किसकी रचना है? ईश्वर की रचना है तथा राजा के माध्यम से ईश्वर धरती पर शासन करती है। राजा के माध्यम से क्या करती है? ईश्वर धरती पर शासन करता है। और भारतीय परंपरा के अनुसार महाभारत के शांति पर्व में इसका संकेत अपने को देखने को मिलता है। मनुस्मृति के अनुसार पृथ्वी पर फैली अराजकता को शांत करने के लिए ईश्वर ने राजा की रचना की थी। राजा की रचना किसने की थी? तो मनुस्मृति के अनुसार ईश्वर पर फैली अराजकता को शांत करने के लिए ईश्वर ने किसकी रचना की? राजा की रचना की। फिर आता है अगला पितृसत्तात्मक सिद्धांत। पितृसत्तात्मक सिद्धांत, तो इसमें बात करते हैं इस सिद्धांत का प्रमुख समर्थक कौन है? हेनरी मैन। कौन है? हेनरी मैन। कहलाता है पितृसत्तात्मक सिद्धांत के प्रमुख लक्षण, परिवार का पैट्रियर्क यानी मुखिया कौन होता है? पुरुष होता है। पितृसत्तात्मक है तो प्रमुख रूप से कौन होगा? पुरुष होगा। परिवार का वंश परंपरा पिता से चलता है। परिवार का वंश परंपरा पिता से चलती है। परिवार में विवाह प्रथा स्थायी होती है। रक्त संबंध परिवार के सदस्यों की एकता का सूत्र माना जाता है। परिवार में मुखिया की शक्तियां निरपेक्ष होती है और राज्य के विकास का आधार पितृ प्रधान व्यवस्था होती है। क्या होती है? पितृ प्रधान व्यवस्था। बिल्कुल महत्वपूर्ण इसका उत्तर हो जाएगा। अगला आता है मातृ सत्तात्मक सिद्धांत। इसमें क्या बात करेंगे अपने कि इसके प्रमुख समर्थक तो एक तो अपने मैकलेनन है, मॉर्गन है और जेंक्स है। मैकलेनन, मॉर्गन और जेंक्स। प्राचीन समाज में स्थायी विवाह की संस्थाएं नहीं थी। समाज बहुपतित्व की व्यवस्था थी। समाज क्या थी? बहुपतित्व, यानी एक महिला दो पति भी रख सकती थी या दो से अधिक। संतान को माता के कुल के नाम से जाना जाता है और संपत्ति और सत्ता की एकाधिकारिणी माता होती थी। कौन होती थी? एक माता ही होती थी। फिर बात करना है आपको किसके सिद्धांत की? शक्ति सिद्धांत। शक्ति सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है। शक्ति सिद्धांत प्रश्न देता है हर बार परीक्षा में और सब कंपटीशनों में शक्ति सिद्धांत से प्रश्न आता है। तो इस सिद्धांत के अनुसार राज्य की उत्पत्ति का एकमात्र कारण शक्ति है। क्या है? एकमात्र कारण शक्ति है। शक्तिशाली व्यक्तियों द्वारा निर्बल व्यक्तियों को अपने अधीन करने के कारण राज्य का उदय हुआ। शक्तिशाली पुरुषों द्वारा, शक्तिशाली व्यक्ति द्वारा निर्बल शक्तियों के कारण, अर्थात उनको क्या करना? अधीन कर लेना, उसके कारण राज्य का उदय हुआ। युद्ध राजा की उत्पत्ति का प्रमुख कारण था। युद्ध राजा की उत्पत्ति का प्रमुख कारण था। वाल्टेयर के अनुसार प्रथम राजा एक भाग्यशाली योद्धा था। प्रथम राजा एक भाग्यशाली योद्धा था। जेंक्स कहते हैं कि ऐतिहासिक दृष्टि से यह सिद्ध करना कि तांत्रिक तनिक भी कठिन नहीं है कि आधुनिक राजनीतिक समाजों का अस्तित्व सफल युद्धों में निहित है। किसमें निहित है? सफल युद्धों में निहित है। फिर बात करते हैं बलनसली, तो हो गया। फिर बात करते हैं ग्रेशियस। ग्रेशियस ने ब्रह्म सिद्धांत, बाह्य सिद्धांत संप्रभुता, हॉब्स ने निरंकुश वैधानिक संप्रभुता, जॉन लॉक राजनीतिक संप्रभुता, रूसो लोकप्रिय संप्रभुता, जबकि जॉन ऑस्टिन वैधानिक संप्रभुता। चारों 500 याद कर लेना। क्या है? कि ग्रेशियस ने बाह्य संप्रभुता, हॉब्स निरंकुश, जॉन लॉक राजनीतिक संप्रभुता, रूसो लोकप्रिय संप्रभुता और जॉन ऑस्टिन वैधानिक संप्रभुता। ये चारों 500 आपको फैक्ट याद होना चाहिए। फिर आती है बात समानता की। किसकी आती है? समानता। फ्रांसीसी क्रांति 1789 के 3 आदर्श थे। वह थे एक स्वतंत्रता, एक समानता और एक बंधुत्व। कितने थे? 3 थे। एक स्वतंत्रता, एक समानता और एक बंधुत्व है। समानता की अवधारणा आधुनिक युग की देन है। समानता की अवधारणा आधुनिक युग की देन है। समानता के द्वारा उन विशेषताओं का अंत करना है जो समाज द्वारा निर्मित है। किसके द्वारा निर्मित है? समाज द्वारा निर्मित है। समानता का अर्थ है कि विशेष अधिकारों का अंत। विशेष अधिकार और समानताओं असमानता के दायरे को बढ़ाते हैं। किसको बढ़ाते हैं? असमानता के दायरे को बढ़ाते हैं। समानता सबके लिए समान अवसरों की व्यवस्था है। समानता सबके लिए समान अवसरों की व्यवस्था है। यद्यपि ये उन सबको संरक्षण प्रदान करती है जिन्हें विकास की आवश्यकता हो। किसकी आवश्यकता हो? विकास की आवश्यकता हो।
हम सबके लिए समान व्यवहार है। कानून के समक्ष समानता, समान के साथ समान व असमान के साथ असमान व्यवहार करना चाहिए। फिर आता है अपने सकारात्मक अवधारणा, समानता के प्रकार। अगला पॉइंट हेडिंग क्या है? समानता के प्रकार। तो परिमाणों की समानता मार्क्सवादी, प्रक्रिया की समानता उदारवादी, संसाधनों की समानता रॉल्स, डुवर्किन, रोकोवस्की, कल्याण की समानता उपयोगितावाद बेंथम। कल्याण की समानता किसका अर्थ है? उपयोगितावाद बेंथम का। सामर्थ्य समता की समता अमर्त्य सेन, सामर्थ्य समता की समता समानता, तो इसका सही होगा अमर्त्य सेन। क्या हो जाएगा? अमर्त्य सेन। सरल समानता व जटिल समानता माइकल वाल्टेर, पुस्तक 3 की सेफर्स ऑफ जस्टिस 1983। फिर बात करते हैं अपने प्राकृतिक समानता, तो इसका हो जाएगा हॉब्स। फिर बात करेंगे न्याय की, क्या है? जस्टिस। समानता हो गई। न्याय की बात करते हैं। न्याय शब्द अंग्रेजी के रूपांतरण, अंग्रेजी रूपांतर जस्टिस लैटिन भाषा के जस्टिया से बना है, जिसका अर्थ होता है जोड़ना। इसका अर्थ क्या होता है दोस्तों? जोड़ना। प्लेटो का न्याय संबंधी विचार। प्लेटो ने अहस्तक्षेप को न्याय का प्रमुख तत्व माना है। प्लेटो ने क्या माना है? अहस्तक्षेप को न्याय का प्रमुख तत्व माना है, जिसका तात्पर्य है व्यक्ति को अपना निर्दिष्ट कार्य करना चाहिए, व्यक्ति को अपना निर्दिष्ट कार्य करना चाहिए तथा दूसरों के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। प्लेटो ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में न्याय की अवधारणा को प्रस्तुत किया है। प्लेटो ने क्या किया? अपनी पुस्तक जो रिपब्लिक है उसमें न्याय को ही अवधारणित किया गया है। फिर रिपब्लिक का उपशीर्षक है कि कंसर्निंग जस्टिस। प्लेटो न्याय को आत्मा से संबंधित तत्व मानता है। प्लेटो न्याय को क्या मानता है? आत्मा से संबंधित तत्व मानता है। फिर ये प्लेटो का कथन है। फिर आता है अगला, जॉन रॉल्स का न्याय संबंधी सिद्धांत। ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जॉन रॉल्स का न्याय संबंधी सिद्धांत से आप क्या जानते हैं। तो जॉन रॉल्स ने अपनी पुस्तक ए थ्योरी ऑफ जस्टिस में आधुनिक परिप्रेक्ष्य में सामाजिक न्याय का विश्लेषण किया। किसका किया? सामाजिक न्याय का विश्लेषण किया था। रॉल्स संवैधानिक तंत्र में न्याय के दो मौलिक नैतिक सिद्धांतों की प्रतिस्थापना करते हैं। कितने करते हैं? दो। तो पहला आता है इसमें, अधिकतम स्वतंत्रता स्वयं स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए आवश्यक है। इस सिद्धांत के अंतर्गत व्यक्ति को व्यापक स्वतंत्रता उपलब्ध होती है। दूसरा आता है, व्यक्ति व राज्य द्वारा सामाजिक व आर्थिक स्थितियां स्थापित की जाती है जो सबके लिए कल्याणकारी होती है। जिसके सबके लिए क्या होती है? कल्याणकारी। रॉल्स सबकी प्रगति के लिए अज्ञानता के पर्दे के सिद्धांत को स्थापित करते हैं। जो रॉल्स है, जॉन रॉल्स क्या करते हैं? सबकी प्रगति के लिए अज्ञानता के पर्दे के सिद्धांत को स्थापित करते हैं, जिसके तहत जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं में जुड़ी वस्तुओं का बिना किसी भेदभाव के समान वितरण हो। शक्ति की बात कर लेते हैं। शक्ति शब्द अंग्रेजी में पावर को कहते हैं। शक्ति शब्द अंग्रेजी में किसको बोलते हैं? पावर को। और लैटिन शब्द पोटेर, पोटेरे से निकलता है, जिसका अर्थ होता है योग्य के लिए, अर्थात निहित योग्यता। योग्य के लिए या निहित योग्यता। कौटिल्य कहते हैं कि समस्त सांसारिक जीवन का मूल आधार शक्ति ही है। क्या कहते हैं कौटिल्य? कि समस्त सांसारिक शक्ति का मूल आधार अपने कौन है? तो शक्ति ही है। राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन में, राजनीति विज्ञान के अध्ययन में शक्ति की अवधारणा का अध्ययन प्राचीन काल से ही होता आ रहा है। अरस्तु, मैकियावेली, होब्स जैसे विचारकों ने शक्ति को राज्य का आधार माना। शक्ति को राज्य का क्या माना है? आधार माना। ध्यान से सुनते रहिए और प्रश्नों को साथ साथ पढ़ते रहिए। ये प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे बीए फर्स्ट सेमेस्टर में। संयुक्त राज्य अमेरिका के शिकागो संप्रदाय के विद्वानों मैरियम लासवेल तथा व्यवहारवादियों ने शक्ति की अवधारणा को राजनीति विज्ञान के अध्ययन में महत्वपूर्ण माना है। क्या माना है? राजनीति विज्ञान के महत्वपूर्ण माना है। कैटलिन कहते हैं राजनीति को शक्ति का विज्ञान कहते हैं। कैटलिन राजनीति को क्या कहते हैं? शक्ति का विज्ञान कहते हैं। लॉसवेल के शब्दों में राजनीति विज्ञान शक्ति के निरूपण व प्रयोग का अध्ययन है। क्या है? प्रयोग का अध्ययन माना गया है। फिर बात करते हैं मैकफर्सन ने दो प्रकार की शक्ति बताई, दोहन शक्ति और विकासात्मक शक्ति। दोहन शक्ति और विकासात्मक शक्ति। और कुछ बाधाएं आ सकती है, जीवन निर्वाह के साधनों का अभाव, श्रम के प्रयोग के साधनों तक पहुंच का अभाव, दूसरों के अतिक्रमण से संरक्षण का अभाव। दूसरों के अतिक्रमण से संरक्षण का तीव्र प्रभाव होता है। वर्ग प्रभुत्व का सिद्धांत। तो वर्ग प्रभुत्व का सिद्धांत अपने मार्क्सवाद की देन है। किसकी देन है? मार्क्सवाद की देन है। यह सिद्धांत आर्थिक शक्ति को राजनीतिक शक्ति का आधार मानता है। समर्थक मार्क्स, एंजल्स, कार्ल कोटस्की, एंटोनियो ग्राम्सी। बोल्शेविक क्रांति 1917 की आर्थिक परिस्थितियों के संकल्प की विजय बताता है। विशिष्टता वर्ग सिद्धांत।
तो समाज को इसमें भी दो भागों में बांटा, विशिष्ट वर्ग, जनसाधारण। और यही कहते हैं कि समाज संगठन के सारे महत्वपूर्ण निर्णय गिने चुने लोग करते हैं, जबकि लोग केवल उनका अनुसरण करते हैं। बाकी लोग क्या करते हैं? अनुसरण करते हैं। प्रयोग में लाने वाली पद्धतियाँ, पहली है समझना समझाना, दूसरी प्रलोभन, तीसरी दंड, चौथी बल। समझाना, प्रलोभन, दंड, बल। ठीक है, शक्ति को प्रयोग में लाने की पद्धतियाँ हैं ये। फिर आता है अपने शक्ति तथा प्रभाव में अंतर। तो शक्ति भौतिक तत्व तथा प्रभाव नैतिक तत्व है। शक्ति क्या है? भौतिक तत्व है, जबकि प्रभाव नैतिक तत्व है। शक्ति मूर्त, प्रभाव अमूर्त है। शक्ति तो मूर्त है, जबकि प्रभाव अमूर्त है। ये शक्ति भौतिक होने से मूर्त, प्रभाव मानसिक होने से अमूर्त कहलाती है। क्या कहलाती है? अमूर्त कहलाती है। और शक्ति का क्षेत्र सीमित, प्रभाव का क्षेत्र असीमित माना गया है। बात करेंगे सत्ता की। सत्ता के बारे में, तो सत्ता दूसरों को प्रभावित करने की शक्ति है। सत्ता क्या है? दूसरों को प्रभावित करने की शक्ति है। इस वेदतापूर्ण शक्ति है। वास्तव में जो वेदपूर्ण नहीं है वह है, अपितु एक प्रकार का बल है। बल जो उत्पीड़न है और एक कानून रहित अर्थात कानून के विरुद्ध हिंसा, जिसे मानव विरुद्ध तथा उसकी सहमति के विरुद्ध प्रयोग में लिया जाता है। आगे बात करेंगे वेदता की विशेषताएं। ये प्रश्न आ सकता है पूरा आपका। विशाल जन समुदाय की सहमति पर आधारित, शक्ति को सत्ता में परिवर्तित करने वाली अवधारणा। शक्ति को सत्ता में परिवर्तित करने वाली अवधारणा। वेदता लोगों के मूल्यों और विश्वासों पर आधारित अवधारणा होती है। वेदता क्या होती है? लोगों के मूल्यों और विश्वासों पर आधारित होती है। राजनीतिक शक्ति का आधार सार्वजनिक कल्याण है। राजनीतिक शक्ति का आधार क्या है? सार्वजनिक कल्याण। मैक्स वेबर ने वेदता के तीन प्रकार बताए। वेदता के कितने प्रकार बताए? तीन प्रकार बताए। याद कर लेना। कानूनी, वैधानिक, परंपरागत, करिश्मावादी। पहला कानूनी या वैधानिक, दूसरा परंपरागत, तीसरा करिश्माई। परंपरागत वेदता क्या है? तो ये वेदता का वह प्रकार है जिसमें जनता परंपरागत या वंश आधर्म परंपरा पर आधारित सत्ता को वेद मानती है, क्योंकि ऐसा चलता आ रहा है। ऐसा क्या कर रहे हैं? चलता आ रहा है। फिर आती है बौद्धिक या कानूनी वेदता। तो अपनी योग्यता व गुणों के आधार पर सत्ता को प्राप्त करने वाला शासक, जिससे उसकी योग्यता को मानकर उस पर विश्वास करती है, उसे औचित्यपूर्ण करार देती है, और ऐसी वेदता बौद्धिक या कानूनी वेदता कहलाती है। क्या कहलाती है? बौद्धिक या कानूनी वेदता कहलाती है। फिर आती है करिश्माई वेदता। जब जनता किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के गुणों से प्रभावित होकर उसे वेदता प्रदान करती है, तो उसे इस वेदता की करिश्माई वेदता कहा जाता है। क्या कहते हैं? करिश्माई वेदता कहा जाता है। तो दोस्तों, ये अपने राजनीति विज्ञान की जितनी भी महत्वपूर्ण अवधारणाओं से आपके प्रश्न बनने के चांस है, चाहे लघुतरात्मक हो, निबंधात्मक हो या शॉर्ट वाले छोटे प्रश्न, सारे प्रश्नों को मैंने यहाँ चर्चा की है। और देख लेना, अगर आपको विश्वास नहीं है तो इसको सेव कर लेना पेपर में, यहाँ से अगर प्रश्न नहीं बने तो। पर्यावरण वाला मैंने देखा है, इसी की एक मेरे पास बुक है, तो यहाँ से प्रश्न आए हैं। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो और लाइक कर दो। और आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास अर्थात वीडियो है, इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा देख लेना। ये पेपर आपका कब है, इससे पहले पहले आप देख लेना। बाकी कंपटीशन के एग्ज़ाम में भी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक लगता है।